डॉग हमारे से 10,000 साल से जुड़ा हुआ है। हाँ। ओबीडिएंट हमारे ह्यूमन से है, जब हम लोग आदिकाल से थे तब से वो जुड़ा है। वो देख रहा है, हंटिंग कर रहा है, साथ में गांव में रहा है, सिटी डेवलप हुई उसके साथ रहा है, तो वो काफ़ी हद तक ह्यूमन के साथ बदलता रहा। एनिमल्स को स्पेस की ज़रूरत होती है, नंबर ऑफ स्टेप वॉक, इन सब के लिए। रॉटविलर, लैब्राडोर या फिर आप पिटबुल वगैरह, उनसे लोगों को डर भी नहीं लगता। आजकल जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, बार्किंग करने लगते हैं वो बाहर के डॉग को देख के, या फिर सडन गुस्सा करेंगे। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड बच्चे होते हैं। बच्चों को कौन सी ब्रीड पसंद है, फिर बच्चे छोटे हैं क्या केयर कर पाएंगे। कई बार बच्चे शिकायत करते हैं कि उनका कोई भी सामान रहता है, अगर मैंने टच करे तो वो काटने लगते हैं। कई बार आप अपने डॉग्स को देखते होंगे या पपी को देखते होंगे, वो सोते सोते एक अब उठ जाता है, क्राइंग कर रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। वेजिटेरियन डाइट कंप्लीट आप कभी नहीं शिफ्ट करेंगे। आपको ये समझना होगा ये कैनाइन है। बोन से चोकिंग की प्रॉब्लम आती है। कई बार देखा वो जल्दबाजी में खा लेते हैं, वो चोक्स हो जाते हैं। डॉग्स और ह्यूमन के फूड्स लगभग एक जैसे हैं। हम अपना अधिकतर फूड शेयर कर सकते हैं, पर कुछ चीज़ें छोड़ के। टिक्स भी होता है, वो वेक्टर है। वो ओरिजिनल पैरासाइट्स जो हो गए, प्रोटोजोन्स होते हैं, बवेशिया वगैरह, वो उसके आपके ब्लड में छोड़ेगा डॉग में, लाइफ साइकिल पूरी करेगा वो अपनी। फिर आपके डॉग्स के प्लेटलेट डाउन होंगे, उसको फिर वोमिटिंग साइन आएगा, सडन हाई फीवर आएगा, एंट्राइटिस आएगा, आप वेट के आ जाओगे, फिर आप परेशान रहोगे। डॉग्स में 60 डेज 62 डेज का गेस्टेशन पीरियड होता है, उसको हम 4 फेज में डिवाइड कर देते हैं। आपने बोला सी सेक्शन की भी नीड हो जाती है। हाँ। वो कौन से केसेस होते हैं जिनमें एक ऑनर को पहले प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि भाई हो सकता है कि हमें सी सेक्शन कराना पड़ जाए? हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ पॉड टॉक्स विद आकाश। मैं हूं आपका होस्ट आकाश और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आनंद कुमार पांडे, डू वेल वेटनरी क्लिनिक से। आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारी आपके पेट्स को लेके। मेजर हम बात करने वाले हैं डॉग्स को लेके। लोगों का बहुत प्यार होता है अपने डॉग्स के साथ, तो अगर आप एक पेट पेरेंट हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। इसमें हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, पपी मैनेजमेंट से लेके उनकी स्किन डिजीज़, उनकी एमरजेंसीज़, हर चीज़ के बारे में। तो आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर आनंद कुमार पांडे का। हाय हेलो। सर। हेलो आकाश, कैसे हैं आप? बढ़िया। और आप बताओ? मैं बिल्कुल बढ़िया। आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है हमारे इस शो पे आके। पहले बात तो मैं यहाँ का स्टूडियो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, काफ़ी कुछ है। तो शुरू करते हैं सबसे बेसिक बातों से कि जब भी कोई व्यक्ति अपने घर पे एक पपी लाना चाह रहा है तो वो कौन सी बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक बातें हैं उसे ध्यान रखनी चाहिए एक पपी को लेके आने के लिए। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन एराइज किया आकाश। सबसे पहले अपनी नीड, हमारी नीड क्या है। अगर आप फैमिली मैन हैं तो आप अपने घर में सबसे बात करो। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड बच्चे होते हैं। बच्चों को कौन सी ब्रीड पसंद है, फिर बच्चे छोटे हैं क्या केयर कर पाएंगे। अगर आप इसका ध्यान रख के अगर ब्रीड लाओगे तब तो आप डॉग के साथ एक अच्छा फैमिली बॉन्ड बना पाओगे। जैसे आपका फ्लैट कल्चर वाले घर हैं, एनसीआर में हमारे यहाँ अधिकतर फ्लैट्स हाँ। हैं, तो यहाँ पे टॉय ब्रीड आपको प्रीफर रहेगी। केयर करना, उसके लिए स्पेस रहना। एनिमल्स को स्पेस की ज़रूरत होती है, नंबर ऑफ स्टेप वॉक, इन सब के लिए। उनसे लोगों को डर भी नहीं लगता। आजकल जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, अगर आपके पास फार्म हाउस है या फिर आपका घर है ऐसा जहाँ पे बड़ी जगह है, तब आप थोड़ी बड़ी ब्रीड, रॉटविलर, लैब्राडोर या फिर आप पिटबुल वगैरह पाल सकते हो, क्योंकि उनको एक्सरसाइज जितना मिलेगा डॉग उतना उसका बिहेवियरल इशू नहीं आएगा। तो पहला आपको ये रखना है, आप केयर कर सकते हो। अगर आप सिंगल पर्सन हो, जो हमारे एनसीआर में है, अधिकतर कॉरपोरेट में काम कर रहे हैं, सिंगल मैन है, तो मैं उनके लिए बेस्ट कहूँगा कैट। अच्छा। कैट का अपना सिंपल है, वो रानी की तरह रहती है, आराम से खाएगी, कभी भी ज़्यादा फीडिंग नहीं करते, आइसोलेशन पसंद है, थोड़ी देर आपके साथ कडल रहेगी जब मन करेगा, और जैसे सिंगल पर्सन रहता है वैसे रहते। तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग अगर आप अपना पेट्स रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बिहेवियर और साइकोलॉजिकल इशू भी कम आएंगे, आपको हेडेक नहीं रहेगा, और जिस पर्पज़ के लिए आपने पेट्स लाया था वो सॉल्व भी होगा। हाँ। आपके बच्चे भी उसके साथ रहेंगे, कंफर्टेबल रहेंगे। छोटे बच्चे हैं, छोटा पपी साथ में ड्राइंग बना रहे हैं, वो बैठा है, केयरिंग है। घर में सिंगल वाइफ है, वो भी केयर कर सकती। ऐसी ब्रीड रखें। घर में अगर बुजुर्ग हैं उनके हिसाब से डॉग रखो जो ज़्यादा ओबीडेंट होते हैं, जैसे लैब्राडोर हो गया, काफ़ी ओबीडेंट होते हैं।
या डॉबरमैन हो गया, ओबीडेंट में चल सकता है, बट डॉबरमैन को मैं दोनों में लेता हूँ, विदाउट ट्रेनिंग में आप उसको नहीं रख सकते। ओके। और ये जर्मन रहा। शेफर्ड जो ब्रीड बोली जाती है कि हाँ, बहुत समझदार ब्रीड बोली जाती वो है, तो मेरे क्या? पास खुद है जर्मन शेफर्ड का, तो मैं डाई हार्ड फैन हूँ। हम्म। ये तो बात सही है कि जर्मन शेफर्ड, बट उनके लिए एक्सरसाइज की नीड है। ओके। अगर आपने उनको एक्सरसाइज नहीं करा है तो उनमें पीछे टांगों के इशू आते हैं, ऑलरेडी उनका इंक्लाइंड पैर होता हाँ। है। तो अगर आप एक्सरसाइज करा सको, टाइम टेकिंग है, हम्म। और ग्रूमिंग प्रॉपर कर सको, क्योंकि जर्मन शेफर्ड का हेयर ही अच्छा है, पूंछ की खास तौर पे उसकी वो है। बिल्कुल। तो आप अगर ये सब कर सके तो जर्मन शेफर्ड तो बहुत अच्छा है। फैमिली के लिए भी गार्ड का भी काम करता है, वो गार्ड डॉग में भी आता है। बच्चों के साथ बड़ी जल्दी अटैच हो जाते हैं। तो उसी हिसाब से आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग अगर लाएंगे तो बेटर रहेगा। या एब्रेटली किसी को देख के आप डॉग ले लिए तो फिर आप उसे केयर नहीं कर सकते, या पेट्स पाल लिए उसे केयर नहीं कर सकते। ठीक है, आपने हमें बताया कि हम जब एक पपी को लेके आ रहे हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उसको लेके आते हुए, लेकिन साथ ही साथ सवाल पैदा होता है कि जब हम उसे ले आए हैं तो एक नए पेट ऑनर के लिए या एक नए पेट पेरेंट के लिए ये चीज़ें समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि वो किस तरह की डिजीज़ से निकल रहा है या उसे किस तरह की दिक्कत हो रही है, उसके बिहेवियर में अगर कोई चेंज आ रहा है तो वो क्या चेंज आ रहा है। तो हमें इन सब चीज़ों के ऊपर हमें क्या ध्यान देना चाहिए और किस तरह की चीज़ें हमें अपने माइंड में रखनी चाहिए उस पेट को लेके कि उसके बिहेवियर में किस तरह के कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं, तो उस पर हम कैसा कैसा ध्यान दें। हाँ आकाश, ये तो बहुत अच्छी बात है। सेकंड भी आपने पूछा, पहले ही स्टार्ट हो जाता है उसके पपी से ही। हम्म। पपी में फर्स्ट आ जाता है आपको वैक्सीनेशन। ओके। एक पुरानी कहावत है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमको इसको फॉलो करना है। पहले आप अपने नियर अबाउट किसी वेट को दोनों, जो भी वेटनरी क्लिनिक हो। एनसीआर में फैसिलिटी अच्छी है, आपको हर 2 to 3 किलोमीटर्स पे अच्छे वेट्स मिल जा रहे हैं। फिर आपको ध्यान रखना है इनके वैक्सीनेशन प्रोग्राम 45 डेज से स्टार्ट होता है। अगर आप कभी भी पपी ला रहे हो तो कोशिश करो 45 डेज से छोटा पपी ना लाओ, ओके। क्योंकि जो नेचर ने दे दिया उससे ज़्यादा कोई भी जीत नहीं सकता। जितना वो अपने मदर के पास रहेगा उतना अच्छा उसको इनहेरेंट इम्यूनिटी मिलेगी। तो आपको क्या करना है, 45 से कम नहीं लाना है। थोड़े से दांत निकले हुए रहे डॉग्स, अगर आप गेस करना चाहो या मुझे छोटा ब्रीड तो नहीं दे रहा है, तो हल्के फुल्के दांत आना शुरू हो जाते हैं, स्पेशली कैनाइंस माइनर टीथ आ जाते हैं। उसका आपको ध्यान रखना है। और फर्स्ट वैक्सीन 45 डेज पे करता है। पहले साल जो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, फर्स्ट ईयर में हम 9 वैक्सीन लगाते हैं, जिसमें 4 9-in-1, 1 कैनल कफ, 2 कोरोना और 2 एंटी रेबीज के बूस्टर शॉट लगते हैं। ओके। ये टोटल करना है आपको। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई डिवर्मिंग। डिवर्मिंग का मतलब होता है पेट के कीड़ों की दवाई। वो अपने वेट से कंसर्न करके 6 मंथ तक मंथली या जो भी वो शेड्यूल बनाएंगे, और वो चेंज करते रहते हैं ड्रग्स, क्योंकि वो अधिकतर दवाएं 2 या 3 ड्रग की कॉम्बिनेशन में आती हैं। तो अगर बदल बदल के हम देते रहेंगे तो लगभग ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक डिवर्म हो जाएगा। ओके। इसका आपको फॉलो रखना है। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई है एक्टोपैरासाइट्स, ठीक है। जिसमें टिक्स, फ्ली एंड माइट्स आते हैं। कई बार आप अपने डॉग्स को देखते होंगे या पपी को देखते होंगे, वो सोते सोते एक अब उठ जाता है, हाँ। क्राइंग कर रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। पेरेंट्स शिकायत करते हैं कि उसे वॉक करा रहे हैं, तब ठीक हो जाता है। बेसिकली वो उनको प्रॉब्लम होती है फ्ली बाइट्स की। ओके। वो सो रहे होते हैं, फिर उठ के जाने लगते हैं। फ्ली अधिकतर जब आपके बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, आपकी एक्टिविटी कम हो जाती है, तब वो काटना शुरू करते हैं। तो उसको होता है इरिटेशन। यहाँ से आपको समझना है कि वो इसको दिक्कत आ रही है। तो आप ले एक्टोपैरासाइट्स के लिए टॉपिकल सॉल्यूशंस आते हैं, कुछ टैबलेट्स आती हैं। बस उसका अंडर सुपरविजन आप बैठ के करें। कुछ चीज़ें पपी के लिए अलाउ है, कुछ चीज़ें एडल्ट डॉग के लिए अलाउ है, कुछ चीज़ें जीआईटी यानी ओल्ड डॉग के लिए अलाउ है। इस तरह से आप उसको एक्टोपैरासाइट का कंट्रोल करोगे। ठीक है। अब बिहेवियरल इशू में इनका मेन इंपॉर्टेंट आता है सडन बार्किंग करना रात को। ओके। बार्किंग करने लगते हैं वो बाहर के डॉग को देख के, या फिर सडन गुस्सा करेंगे। तो आपको एज फैक्टर समझना है। 1 ईयर में वो एडल्ट में आ जाते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल ऊपर होता है मेल्स में, फीमेल में एस्ट्रोजन का होता है। मीटिंग के अर्ज की वजह से भी कर सकते हैं। अगर इस तरह कर रहे हैं तो आप उसको, अगर आपके पास कोई उसके लिए पार्टनर हो तो ठीक है, वरना न्यूटर सर्जरी करा सकते हो, वो बेटर रहेगा। अब आ गया पॉजिटिवनेस। डॉग अक्सर
कई बार बच्चे शिकायत करते हैं कि उनका कोई भी सामान रहता है, अगर मैंने टच करे तो वो काटने लगते हैं। हाँ। तो आपने वो पपी से ट्रेनिंग नहीं कराया, दोनों को साथ में बिठाना। हमारे मिथ है कि अगर डॉग्स का छू लिया, सलेवा भी लग गया, कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप उसे फैमिली मेम्बर की तरह रखोगे, उसके साथ खेलोगे, तो वो पॉजेसिवनेस उनका हटेगा। ओके। इसका आपको ध्यान रखना है। अगला आ गया पोजीशन, आपको समझनी है डॉग को। अगर वो बम रगड़ रहा है अपनी, तो एनल सर्कुलाइटिस हो रही है, एनल ग्लैंड की क्लीनिंग मांग रहा है। ओके। एक एनल ग्लैंड होती है उनके अंदर, जिसमें कुछ एनल सेंट्स आते हैं। ये एक तरह से वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, लाइक हमारे अपेंडिक्स की तरह। ओके। वो इनके एंसेस्टर से मिला है, जिनसे ये डेवलप हुए हैं, जैकल, फॉक्स, वुल्फ से। तो आपको वेट के सुपरविजन में क्लीनिंग कराना है, मंथ्स में या 2 मंथ्स में क्लीन कराना है। कुछ रफेजेस ऐड कर देंगे तो ये एनल की प्रॉब्लम नहीं आती है। अगला है, ये अपने सर को टिल्ट करने लगते हैं, तो आपको कान की सफाई करानी है। ओके। हम तो अपने कान को साफ कर सकते हैं, उनके पास ऐसा कुछ है नहीं। हम्म। तो आप ही उसके सब कुछ हो, तो आपको कान की क्लीनिंग कराना है। वो भी 1 या 2 बार आप वेट के सुपरविजन में करें, तो फिर आपको खुद आ जाएगा करना। कभी भी इसके अंदर कोई स्टिक वगैरह नहीं डालनी है, क्योंकि कान इनका जे शेप होता है। आपने किया, ईयर ड्रम को प्रॉब्लम कर सकते हो। मार्केट में अलग अलग क्लिंजर आते हैं, वो आपको वेट बता देंगे, कौन सी इनको यूज कर सको। वो अब्रेटली कोई एंटीबायोटिक वाली सोल्यूशन यूज़ नहीं करना। अधिकतर में स्टेरॉइड होता है, बाद में वो काम नहीं करता, ओके। इन्फ्लेमेशन बढ़ा देता है या ब्लैक ईयर रहता है इसका। अब आ गया आई का। आई में अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उससे डिस्चार्ज आता रहता है। एक्चुअली डिस्चार्ज वो आ नहीं रहा होता है। उनको क्या होता है, उनकी डक्ट पपी की बंद रहती है, जिसे वो टीयर्स का प्रोडक्शन होता है। तो आपको एक्सरसाइज करानी है, उसके थोड़ा सा नॉस्ट्रिल के पास मालिश करेंगे, वो क्लीन होने लगता है। कई बार क्या होता है, हेरी ब्रीड्स होते हैं तो उसके बाल चिपके रहते हैं। हाँ। सिंपल डिस्टिल वाटर में आप कॉटन लेके साफ़ कर दो। ये छोटी छोटी चीज़ें रहेंगी तो आपका डॉग हेल्दी रहेगा। ये तो उसके हेल्थ मैनेजमेंट और उसके बिहेवियर को लेके आपने हमें बताया। अब मैं चाहूँगा कि आप हमें बताइए कि उसकी डाइट कैसी रखनी चाहिए, हमें उसे क्या खिलाना चाहिए, और साथ ही साथ एक मिथ है लोगों का, मैं चाहूँगा कि आप उसके ऊपर भी बात करें कि डॉग को वेजिटेरियन फूड नहीं देना चाहिए, प्योर वेजिटेरियन पे हमेशा नहीं रखना चाहिए, उसे नॉन वेज देते रहना चाहिए। क्या ये मिथ है या फैक्ट है कि अगर कोई नॉन वेजिटेरियन नहीं है और वो खुद पूरी फैमिली वेजिटेरियन है, तो क्या उसको वो थ्रू आउट द लाइफ उसको वेजिटेरियन फीड पे रख सकते हैं? किस तरह की डाइट्स हों, और साथ ही साथ जिसमें हम बात करते हैं कि डॉग को दूध देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और साथ ही साथ बोन्स वगैरह की जो एक मिथ है या फैक्ट है, इसके बारे में हमें बताइए कि क्या एक पपी को बोन देनी चाहिए, जो हम आम तौर पे फैमिलीज़ में देते हैं, लोग बोन पकड़ा देते हैं, क्या वो सेफ़ रहता है उनके लिए या नहीं? इस सब चीज़ों पे बात कीजिए प्लीज़। ये इम्पोर्टेंट है डाइट्स का, क्योंकि डाइट से ही पूरी हेल्थ जुड़ी है। वेजिटेरियन डाइट कंप्लीट आप कभी नहीं शिफ्ट करेंगे। आपको ये समझना होगा, ये कैनाइन है, ओके। इनको एनिमल प्रोटीन चाहिए। आप शेयर कर सकते हो, प्रोपोर्शनल कर सकते हो, पर थोड़ा इनको क्वांटिटी आपको एनिमल प्रोटीन देना है। अगर आपके घर में अलाउ नहीं है, अगर आप स्ट्रिक्ट मना है, तो आप डॉग फूड पे शिफ्ट हो, वरना आपको इसको चिकन या एग देना पड़ेगा, क्योंकि इनकी बॉडी उस हिसाब से बनी है। एक्स्ट्रा कार्ब्स देंगे तो आगे चल के इनको प्रॉब्लम्स आती हैं, कई लीवर की बीमारियां आती हैं, कई बार इनको प्रोटीन्स की कमी से एसाइटिस वगैरह की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। दूसरा, अब नंबर ऑफ फीडिंग कितनी टाइम करना चाहिए, पपी आ गया तो एक हम जो जनरल अपनी क्लिनिक्स में यूज करते हैं, फर्स्ट 1 to 3 मंथ तक हम 5 टाइम्स डाइट देंगे, 3 to 6 मंथ तक आपको देना है 4 टाइम्स, 6 to 9 मंथ तक आप 3 टाइम्स, एंड 9 मंथ ऑनवर्ड्स आपको 2 बार डाइट देना है। ओके। ठीक है। वाटर इनटेक, एक ये भी मिथ है कि 3 महीने तक इनको पानी नहीं देना है। हाँ। दुनिया में पानी पीने से कोई बीमारी नहीं होती, ये मिथ है। पानी आप पिलाओ, जितना पानी पिएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ये आपके बॉडी से टॉक्सिन निकालेगा। सेम डॉग्स में भी वही काम करता है। पानी का काम है सॉल्वेंट के रूप में, पानी का काम है वो ब्लड प्रेशर मेंटेन करना, पानी का काम है टॉक्सिन निकालना। हमारी भी किडनी काम कर रही है, उनकी भी किडनी काम कर रही है। अधिकतर रीनल के केस आते हैं, डॉग को पानी नहीं देते, और फिर वो डिपेंड करते हैं कि पानी का भी टाइमिंग फिक्स करेंगे, मॉर्निंग में दिया, इवनिंग में दिया। ऐसा नहीं करना है। पानी
24 घंटे उसके पास प्रेजेंट होना चाहिए। 3 से 4 बार आप बदल के दो ताकि उसमें कोई गंदगी ना पड़ जाए, और जितना वो पानी पिएगा आगे चल के लिए उसके लिए उतना अच्छा रहेगा। अब आ गया क्या नहीं देना चाहिए, फूड शेयरिंग। क्या नहीं देना चाहिए से पहले मैं एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं जानना चाहूँगा कि क्या इस चीज़ से भी फ़र्क पड़ता है कि सर्दी में पानी गर्म देना चाहिए या नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर ठंडा पानी भी दे सकते हैं? क्या ये ज़रूरी है कि जैसे हम लोग कंज्यूम करते हैं कि सर्दी के समय पे हम थोड़ा सा गर्म पानी या कोसा पानी यूज़ करते हैं, क्या डॉग्स को भी वैसा देना चाहिए या वो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी डाइजेस्ट कर सकते हैं इजीली? नहीं, डॉग्स को भी सेम हमारी तरह उनको थोड़ा सा पानी वैसा देना चाहिए, पर डॉग्स के साथ दिक्कत होता है वो जो चीज़ देखते हैं। अगर ज़्यादा गर्म रहा आप वो पिएंगे नहीं, बिल्कुल। या टेस्टलेस वाटर होगा तो उसको अवॉइड करने लगेंगे। तो आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर जो उस पर आप रख के दीजिए, बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो। या आपका वाटर सोर्स कई बार बालकनी में रख देते हैं, फिर देते हैं माइनस में टेम्परेचर जा रहा होता है तब देते हैं। ऐसे आपको एकदम फ्रीजिंग पॉइंट वाले पानी नहीं देना है। बाकी नॉर्मल इनको पानी दे सकते हैं। अभी सर्दी में हमारे पास अधिकतर ब्रोंकाइटिस के केस भी आ रहे हैं, वहाँ हम कोसा अलाउ भी करते हैं, और डॉग्स तो अब धीरे धीरे यूज टू हो रहे हैं, वो पीने भी लगे हैं, दे सकते हैं। कैट्स की थोड़ी पानी की नीड भी कम होती है तो वो नहीं लेते। ओके, ठीक है। अब हम आते हैं कि डॉग्स को क्या चीज़ें नहीं देनी चाहिए। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। डॉग्स और ह्यूमन के फूड्स लगभग एक जैसे हैं। ओके। हम अपना अधिकतर फूड शेयर कर सकते हैं, पर कुछ चीज़ें छोड़ के। जैसे मिल्क, बचपन से हमें एक ही चीज़ दिखाया गया है, मिल्क डॉग है तो मिल्क डाल दो। बिल्कुल। 60-65 डेज का इनको मिल्क पचाने की क्षमता कम होने लगती है, स्पेशली एक्जोटिक ब्रीड्स जो बाहर के ब्रीड्स हैं उनमें उतना कम हो जाता है। आप मिल्क की जगह मिल्क के अदर फॉर्म यूज करो जहाँ पे लैक्टोज की इंटॉलरेंसी ना हो, जैसे कर्ड ले लो, पनीर ले लो, वो हेल्दी भी रहेगा। सेकंड, आप सोयाबीन नहीं देंगे। सोयाबीन से क्या होता है, रॉ फॉर्म ऑफ सोयाबीन कई बार इनके लिए मसल्स इनिबिटर्स एंजाइम्स कुछ प्रोड्यूस करता है, जिससे इनके मसल्स की ग्रोथ नहीं होती। आगे चल के आपको मसल्स के प्रॉब्लम दिखते हैं, डॉग्स की मसल वीकनेस होती है, पैरों में सेकीनेस रहता है, वो सोयाबीन की वजह से होता है। थर्ड है, चॉकलेट नहीं देना है। चॉकलेट इनके लिए किडनी के लिए स्पेशली पॉइजन है, तो टीके में कई बार काम करता है, वहाँ प्रॉब्लम आती है, और सीवियर एंट्राइटिस कराती है। इनमें चॉकलेट्स को पचाने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए वो या प्रोटीन्स नहीं बनते। फोर्थ है, आपको रेजिन्स नहीं देना है। रेजिन्स मीन्स किशमिश या अंगूर की तरफ नहीं देना है। मेरे पास कई बार केस है 3 या 4 ग्रेप्स खा लिए एक्यूट किडनी डिसीज हो जाती है, छोटे ब्रीड स्पेशली। सिर्फ 3-4 से? हाँ, 3-4 से हो जाती। तुरंत हमको उसको फ्लूइड देना पड़ता है, ज़्यादा यूरिन कराना पड़ता है। तो आप इसको किडनी रेजिन्स को अवॉइड रखो। ऐसा क्या करते हैं रेजिन्स या रेजिन्स में एक सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से इनके लिए किडनी के लिए वो पॉइजन होता है। एक्चुअली हम जो भी खाते हैं उसके लिए हमारे बॉडी में लीवर होता है, डिटॉक्स का काम करता है। उसकी जो प्रोटीन बनेगी, एंजाइम्स बनेंगे, वो पचाने की रहेगी तो ही वो हम उसे खा सकेंगे। बिल्कुल। सेम डॉग का भी लीवर होता है, उनमें होता है, लेकिन इनमें बाय नेचर्स उसके खिलाफ एंजाइम्स नहीं बन पाते, इसलिए वो उसके लिए टॉक्सिन है। जैसे हमारे लिए जिस चीज़ के एंजाइम्स नहीं बनेंगे वो हमारे लिए पॉइजन है, सेम वहाँ पे भी हो गया। ठीक है। अगला गया बोन। हमने बचपन से कार्टून देखा है, और डिज्नी वगैरह के कार्टून देखे कि डॉग्स दौड़ रहा है। एक कौन सा डॉग होता था, गुफी? नहीं, बाहर स्कूबी, वो बाहर बैठा होता था तो उससे बोन दे देता था वो। ऐसे ही बोन से चोकिंग की प्रॉब्लम आती है, कई बार देखा वो जल्दबाजी में खा लेते हैं, वो चोक्स हो जाते हैं। बिल्कुल। तो आप बोन को अवॉइड करो। अगर आपको बोन देना है तो वो कम से कम 6 इंच लंबी हो, ताकि वो एक बार में उसको इनगल्फ ना कर ले। चोकिंग रात को आप इमरजेंसी में देखोगे फिर भागना पड़ता है, तो वो ना हो। दैट्स अ नाइस पॉइंट कि एटलीस्ट 6 इंचेस की बोन होनी चाहिए उसको अगर आप दे रहे हो तो। और 2 या 3 दिन से ज़्यादा पुरानी ना हो। कई बार आप बोन्स को पुरानी बोन्स दे देते हो, बोन्स के अंदर भी जो बोन मैरो वगैरह होता है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है। अगर वो सुबह कोई बोन खा रहा है तो शाम तक उसको डिस्ट्रॉय कर दो, उसमें सलाइवा के साथ डस्ट लगता है, वो नुकसान करता है। ओके। एंड लास्ट है अनकुक्ड फूड। अनकुक्ड, जब भी मैं बोलता हूँ जो चीज़ हम अनकुक्ड नहीं खा पाते वो उनको नहीं देना है। जैसे रॉ पोटैटो हो गया, रॉ मीट हो गया, ये नहीं देना आपको। आप फ्रूट खा रहे हो, फ्रूट के साथ शेयरिंग कर लो। फ्रूट्स में सिर्फ वही रेजिन्स, किशमिश, अंगूर बना है, बाकी अधिकतर आप दे सकते हो। ठीक है। तो इसमें मैं वो पूछना चाहूँगा कि
सबसे ज़्यादा हेल्दी फ्रूट कौन सा हो सकता है उनके लिए? फ्रूट्स का बेसिक कोई हेल्दी से नहीं है, डॉग्स के लिए कोई फ्रूट्स का कोई रोल नहीं है। अच्छा। एक हमें जितनी ज़्यादा नीड होती है उतनी इनको नहीं है उसमें। फ्रूट्स जनरली रफेजेस का काम करेगा और किसी चीज़ में इनका फ्रूट्स का कोई रोल नहीं। आप देना चाह रहे हो आप दे दोगे, पर उतना ज़्यादा यहाँ पे कोई रोल नहीं है फ्रूट्स का। ठीक है, तो हम बेटर इज़ कि हम इनको इन्हीं की डाइट पे रखें, हाँ एग्स, मीट्स एंड जो भी रॉ फूड हम अपना कंज्यूम कर रहे हैं। एक चीज़ आती है, क्या रोटी देना या वीट देना इनको एलर्जी बनाता है? हाँ, आजकल ये ग्लूटीन एलर्जी का बड़ा सिम्टम्स हाँ। है। देखिए, रोटी सब डॉग के लिए नहीं है। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का सोर्स है। आपको बैलेंस डाइट बनाना है, आपको प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट मिला के देना। किसी किसी डॉग्स में ग्लूटीन की एलर्जी दिखेगी। ग्लूटीन एलर्जी में आपको स्किन की प्रॉब्लम और एंट्राइटिस ज़्यादा दिखेगा, IBD ये दिखता है अधिकतर जिनको ग्लूटीन एलर्जी होता है। पर ऐसा नहीं होगा कि वो रोटी खा रहा है और 9 ईयर में एक अबैग जनरेट हो गया। वो आपको दिखेगा कि अगर डॉग नहीं खा रहा है तब वहाँ पे आपको गेहूँ हटाना है, उसकी जगह आप राइस पे शिफ्ट हो सकते हो। राइस में ऑक्जेलेट होते हैं तो कई लोग को स्टोन की प्रॉब्लम होती है। ओके। डिपेंड अपॉन आपके डॉग को, अगर वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है तो आप कार्बोहाइड्रेट के सोर्स में आपको राइस या रोटी तो देना ही है, मिला दे सकते हो। इसलिए अपने वेट के सुपरविजन में अगर वो खुद ही देख के बता देते हैं कि यहाँ से ग्लूटीन की एलर्जी हो रही है, आप रोक दो। कई बार सिर्फ सिंपल फंगस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उसको भी हमारे मन में भर दिया गया है कि ग्लूटीन एलर्जी हो रहा है, या गूगल से पढ़ के हम उसको शिफ्ट कर देते हैं हाइपो एलर्जी फूड में। ऐसे नहीं करना। अगर आपके डॉग को एलर्जी है तब डेफिनेटली बंद करना है, अगर नहीं है तो फिर आप दे सकते हो। कुछ ब्रीड होते हैं जैसे बीगल्स हो गए, ओके। पूडल्स हो गए, इनको ग्लूटीन की एलर्जी ज़्यादा देखी गई है, वहाँ पे आपको अवॉइड करना है। या जिनके लटके हुए कान हैं, उनमें मैंने अक्सर देखा है या अधिकतर बुक्स में भी दिखाया गया है कि उनको ग्लूटीन की एलर्जी के रहते हैं। ग्लूटीन की एलर्जी के कुछ सिम्टम्स होंगे, उनके पॉ रीजन स्वेलिंग हो जाएंगे, उसमें आपको सिस्ट दिखेगा यानी बीच में सिस्टिक फॉर्म दिखेगा। ठीक है। अक्सर कान में स्क्रैचिंग रहेगी। आपने ग्रूमिंग का प्रॉपर मेथड करा, कोई बैड ऑर्डर नहीं आ रहा है, लेकिन उनको अननेसेसरी ईचिंग हो रही है। आपने एक्टोपैरासाइट प्रॉपर कर रहे हो, फिर भी एक्टोपैरासाइट साइडल एजेंट डाल रहे हो, फिर भी उनको ईचिंग हो रही है, तो आप समझ जाएंगे यहाँ ग्लूटीन एलर्जी। अब तो टेस्ट भी होने लगे, IG टेस्ट होता है, एलर्जी टेस्ट होता है, आप वो करा सकते हो। ओके। अगर कोई एक्टोपैरासाइट का तो डॉक्टर माइक्रोस्कोप पे देख के बता देते हैं। अगर एलर्जी है पर्टिकुलर ग्लूटीन तो आपको डेफिनेटली बंद करना है, पर डॉक्टर के अकॉर्डिंग या परामर्श से ही आप बंद करोगे। ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और जो कि बहुत ज़्यादा वायरल रहती है हमेशा, और हर कोई सलाह दे रहा होता है कि वो ना करें, जिसमें आता है कि कुत्तों को मीठा नहीं देना चाहिए। ये मन का भ्रम है। तो ये एक मिथ है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल मन का भ्रम है। ओके। कि ग्लूकोज देखो हर किसी को नीड है। हम सिंपल DNS चढ़ा रहे हैं, ये भी क्या है, डेक्सट्रोज शुगर ही तो है। ऑब्वियसली। आप डॉग फेंट हो गया है, आप तुरंत एनर्जी दोगे तो कहाँ से दोगे, डेक्सट्रोज ही दोगे। तो ये मन का भ्रम है कि आप मीठा दोगे तो उससे खुजली हो जाती है, ये सिर्फ फैलाया गया है और कुछ नहीं है। आप दे सकते हो। इवन मेडिसिन लेने में डॉग्स बड़ा वो करते हैं, एक टफ टास्क हो जाता है, तो आप सिंपल मीठे में मिला के दे सकते हो। ऐसा कोई नहीं होता है कि उसे मीठा देने से हो जाएगा। ज़्यादा मीठा देने से उनको मेटाबॉलिक अदर बीमारी जैसे डायबिटीज़ वगैरह हो सकती है। ओके। इसका एलर्जी से कोई लेना देना नहीं? एलर्जी से इसका कोई नहीं है, ये मिथ है। टोटली अ मिथ है ये। थैंक यू। ये बहुत बहुत बड़ा सवाल है लोगों के मन में ना, कि अब आप जिसको देखोगे ना तो हर कोई ये बोल रहा होता है। अगर आपने किसी डॉग को कोई बिस्किट दे दिया, अरे तूने इसको मीठे बिस्किट खिला दिए, बीमार करेगा इसको एलर्जी हो जाएगी, ये हो जाएगा वो तो ये बहुत बड़ा मिथ मैंने देखा है। तो अब हम आते हैं, आपने बात करी कि एलर्जीज़ की, तो हम एलर्जी से ही आते हैं कि उनके हाइजीन के ऊपर। तो हाइजीन कैसा मेंटेन करना चाहिए एक पपी का, और किस तरह की चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उसके हाइजीन को लेके, उसके रहने सहने को लेके, उसकी बेडिंग को लेके, इन सब चीज़ों के बारे में बताइए। हाँ, डॉग्स को नेचर से एक वरदान मिला, इन्हें पसीना नहीं आता। तो डॉग्स को रेगुलर बाथ की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप रोज़ हर दूसरे तीसरे दिन बात करोगे तो उससे उसकी ड्राइनेस हो जाएगी, जो थोड़ा बहुत ऑयल का प्रोडक्शन होता है बालों का वो हट जाएगा और आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम दिखने लगेगी। तो वंस अ वीक इनफ है। एक हमने रूल बना रखा है कि अगर लॉन्ग हेयर ब्रीड है तो वंस अ वीक, और अगर आपका शॉर्ट हेयर ब्रीड लाइक लैब्राडोर है
या रॉटविलर है जिनके बाल कम होते हैं, या बीगल हो गया, तो आप उसको 10 दिन या ट्वाइस 2 वीक्स में एक बार बात दे देंगे, काफ़ी है। दूसरा है शैम्पू। हमारा शैम्पू और डॉग का शैम्पू टोटली डिफरेंट है। अपने शैम्पू को यूज़ मत करो, हमें पसीना आता है, सॉल्ट जमा होता है, उसके अकॉर्डिंग शैम्पू वर्क करते हैं। उनके शैम्पू अलग होते हैं, उसमें आप वो यूज करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उनके हर चीज़ अलग है, ये ज़्यादा आपको यूज करना है। थर्ड आ गया कटिंग। एक बड़ा फैशन आ गया है कि डॉग को गंजा कर दो, कंप्लीट नहीं करना है। सैमोइड आता है, चाव चाव ब्रीड आती है, वो टोटल हेयर से ही उनका सब कुछ प्रोटेक्शन है। आपने गंजा कर दिया, फिर आपको वो मुलायम बाल जो उनके ओरिजिनल होते हैं वो नहीं मिलेंगे, वो हार्ड बाल मिलना शुरू हो जाएंगे, और उससे उनको ही दिक्कत आएगी, आँखों के पास चुभेगा, वो फिर उनको प्रॉब्लम करता है। इसलिए हाइजीन कट पे ज़्यादा ध्यान दें। हाइजीन कट में सिंपल आता है कि आपको जो उनके जेनेटल एरिया है, यूरिनरी एरिया है, वहाँ के बाल कटाएं। अगर आगे बाल आ रहे हैं तो उसको डिजाइन में थोड़ा करा लें, ये कराना है। कंप्लीट शेविंग तभी करें जब आपको कोई मेडिकेशन कंप्लीट लगाना हो, या डॉग इतना इन्फेक्टेड हो गया है, या गांठें पड़ गई हैं बाल में, तब आप हटाएंगे, तब आप यूज करें। पर इसको हैबिट में मत डालें कि हम हर दूसरे महीने डॉग को गंजा कर देंगे। हेयर फर्स्ट लाइन ऑफ बैरियर है। अगर आपने हेयर ही हटा दिया तो डॉग डायरेक्ट एक्सपोज होगा हर चीज़ से, और उसकी स्किन हमेशा ख़राब रहेगी। फंगल इन्फेक्शंस होने के फंगल चांसेस रहेंगे, बैक्टीरियल रहेंगे, मॉइस्चर में बैठेगा, जहाँ जाएगा वो डायरेक्ट एक्सपोजर होगा। डॉग कपड़े नहीं पहनते, उनको नेचर ने कपड़ा दिया, आपने वही हटा दिया। कैट को रोज़ रेगुलर वॉश की ज़रूरत नहीं होती है, उनको तो 1-2 मंथ में भी एक बार कर लेंगे, इनफ है। कैट खुद भी हाइजीन रहती है, अनटिल उन पे कोई ग्रेसी सब्सटेंस न चिपक जाए तब आप नहलाओ, वरना आपको उसको रेगुलर नहलाने की ज़रूरत नहीं है। कॉम्बिंग रेगुलर है। अधिकतर ये देखा गया, जिस डॉग को प्रॉपर कंघा किया जा रहा है, कॉम्बिंग किया जा रहा है, 90% तो आपको वहाँ से प्रॉब्लम ही हट जाती है स्किन की। उन पे जो भी डस्ट, छोटे मोटे एक्टोपैरासाइट रहते हैं, माइट्स चिपके रहते हैं, टिक्स रहते हैं, वो निकल आते हैं। वो करना है। ईयर का ध्यान रखना है। हमें अपनी तरह से कान वो साफ़ नहीं कर सकते, या फिर हमारे वो स्टिक्स आते हैं, वो यूज़ नहीं करना है। क्लिंजर आते हैं, अब वेट के सुपरविजन में 1-2 बार आप देख लोगे, खुद कर लोगे। इनकी कान जे शेप होती है, अगर आपने उसमें कोई चीज़ डाला तो हार्म करेगा। 1-2 बार आप वेट के पास जाएंगे, वहाँ पे आप क्लीनिंग कराएंगे, फिर आप सीख लेंगे, खुद भी कर सकते हो। अब आ गया कैट। कैट को प्रॉपर ग्रूमिंग की इतनी नीड नहीं होती, सिर्फ सिंपल कॉम्बिंग की रेगुलर होती है, स्पेशली पर्शियन कैट्स जिनके हेयरी ब्रीड्स होते हैं। तो 2 मंथ में भी अगर आप कैट्स को नहला रहे हैं, कैट के शैम्पू डॉग के शैम्पू से भी अलग आते हैं। पर्टिकुलर कैट शैम्पू यूज करें तो इनफ होता है। अनटिल उस पर कोई ग्रेसी सब्सटेंस न चिपका रहे, तब तक आपको कैट को ग्रूमिंग की नीड नहीं होती। फ्रिक्वेंटली उसको नीड नहीं है। कई बार स्ट्रेस जनरेट हो जाता है कैट को नहलाने में। कैट अपने आप को जल्दी टच भी नहीं करने देते। उनका एक अपना एरिया होता है, अपना ऑरा होता है कि वो अपने आप को सिर्फ 2-3 लोग को ही टच करने देते। तो आप जहाँ तक अवॉइड करेंगे वो बेटर रहेगा। एक टॉवल रखें, किसी प्रॉपर सुखाएं नहलाने के बाद। इतना आप अगर ध्यान रखेंगे तो उसका हाइजीन का हेल्थ मेरे ख्याल से पूरा हो जाएगा। ठीक है। बात आई स्किन की, यहाँ पे स्किन हाइजीन को लेके थोड़ा सा, तो मैं अब चाहूँगा मुझे बताइए कि क्या पेट्स को या डॉग्स को ओरल हाइजीन की भी ज़रूरत है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओरल हाइजीन, इस पे हमारा ध्यान नहीं जाता। हाँ, लेकिन ओरल हाइजीन आप एक बार में जनरेट नहीं कर पाओगे, ये आपको पपी से जनरेट करना होगा। ओके। जब वो बचपन से आएगा तो आप सिंगल अपनी फिंगर उसके दांतों पे फेरेंगे, ताकि उसके लिए यूज टू रहे कि जैसे मेरा कान टच कर रहे हैं, मेरा हाथ टच कर रहे हैं, वैसे मेरे दांतों पे फेर रहे हैं। सूखा ब्रश शुरुआत में यूज करेंगे तो जो प्लांग जमता है तो वो निकल जाया करेगा। फिर आप डॉग्स के लिए पेस्ट अलग आते हैं। डॉग्स को ह्यूमन के पेस्ट यूज़ नहीं करना, वो उनके लिए टॉक्सिन होते हैं। ओके। इसका ज़रूर ध्यान रखें कि अपने पेस्ट को वहाँ यूज़ ना करें। उससे अच्छा बेटर रहेगा आप सूखा ब्रश पर साफ़ कर दें। और ओरल हेल्थ इम्पॉर्टेंट रहेगा। पहला वो सटर है माउथ, अगर आपने वहीं से स्टार्ट कर लिया या कोई बीमारी हो गई तो वो पूरे सिस्टम पे जाएगा। इसलिए आपको डॉग्स को रेगुलर ब्रश कराना है। अब तो डेंटल स्केलिंग भी हम करते हैं, आप
करा सकते हो अगर उसमें ज़्यादा प्लांक जम गया है। बस डॉग्स में डेंटल स्केलिंग में थोड़ा एनेस्थीसिया देना पड़ता है, वो इतनी जल्दी उसके साउंड सुन के। तो आप अगर ज़्यादा प्लांक जम गया तो आप अच्छे किसी क्लिनिक पे जाकर डेंटल स्केलिंग करा सकते हैं। इसका ध्यान रखना है। कई बार ये देखा गया जिन डॉग्स के प्लांक सीवियर जमा रहते हैं या जिंजिवाइटिस होते हैं, उनको किडनी के भी प्रॉब्लम आते हैं। ओके। वहीं से स्टार्टिंग हो जाती है। वो बैक्टीरिया आपको पाइलोनेफ्राइटिस वगैरह दिखाता है। तो ओरल हाइजीन बड़ा इम्पोर्टेंट है। मार्केट में अब कुछ च्यूइस्टिक आने लगे हैं जिससे वो, जैसे हम दातून करते हैं वैसे अगर वो उसे चबाएंगे तो प्लाक ऑटोमेटिक निकलेगा। तो ओरल हाइजीन इम्पॉर्टेंट है, आपको यूज करना है, लेकिन आपको ये आदत शुरू करनी है पपी से ही। ठीक है। अभी एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, आपने जैसे बोला कि हमारा शैम्पू डॉग को नहीं लगाना, हमारा टूथपेस्ट डॉग के साथ यूज़ नहीं करना, तो कुछ मेडिकेटेड शैम्पूज आते हैं जो, क्या वो यूज़ किए जा सकते हैं डॉग्स के साथ? हाँ, आकाश, एक पुराने लोग कहते थे हमारे यहाँ कि ज़्यादा भी औषधि जहर ही है, या ज़्यादा वैद्यों के यहाँ न जाओ। वैसे आजकल सब कोई हर चीज़ में यूज कर लेता है। हाँ। मेडिकेटेड उसमें वर्ड ही जुड़ा है, यानी उसमें आप ऑलरेडी कोई मेडिसिन डली है। एंटी फंगल होगा, एंटी पैरासिटिक होगा, कहीं ना कहीं एक तरह से पॉइजन है। आपने अगर एक नॉर्मल को यूज कर लिया तो आगे चल के वो रेजिस्टेंस हो जाएगा। जैसे आजकल एंटी फंगल का फिर रेजिस्टेंस आता है, उसमें कीटोकोनाजोल वगैरह होता है, हाँ। प्रोक्टेन होता है। ये फिर आगे चल के उनको रेजिस्टेंस होगा, आपकी मेडिसिन काम नहीं करेगी। बिना सुपरविजन पे आप मत यूज करो। ओके। जहाँ तक हो उसे अवॉइड करो, अपनी तरफ से उसको डॉक्टरी नहीं करना है। जहाँ तक रोक सकें तो बेटर रहेगा। नॉर्मल अच्छे ब्रांड के शैम्पू देख के किसी भी पेट शॉप पे, किसी भी क्लिनिक्स पे जाके लाके यूज कर लो। जब आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तभी आपको एंटी फंगल, एंटी डेंड्रफ वाले शैम्पू यूज करने हैं। और टिक वाला जो शैम्पू आता है जो कि एक दावा करता है कि हम टिक्स को रिमूव करते हैं, क्या वो सिर्फ दावा है या वो सच में करते हैं? नहीं, करते तो हैं, लेकिन वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ओके। उससे टिक्स तो निकल जाएंगे पर टिक्स के एग नहीं जाएंगे। ओके। एग में एक प्रोटेक्शन रहता है इनके, जिससे ये टॉक्सिन से प्रिवेंट रहते हैं। इवन ये देखा गया इनके एग जो सॉइल में 3 साल के बाद भी हैच आउट होते हैं। ओके। अगर आपके पड़े हैं घर के दरारों में भी वो पड़ गए, उसके लिए आपको फिर टिक शैम्पू के साथ आप टॉपिकल कुछ सोल्यूशन आते हैं वो यूज करें, या कुछ मार्केट्स में आजकल टैबलेट्स आ गई हैं उनका यूज करेंगे, तब आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। बाकी शैम्पू ये है, सिर्फ आपको बड़े टिक्स हटा तो देगा लेकिन वो एलिमिनेट कंप्लीट नहीं करेगा। ठीक है, ये टिक्स के टॉपिक पे आते हैं कि अपने पपी को कैसे बचाएं कि उसको टिक्स हो ही ना, और कौन से रीजंस हैं जिस वजह से टिक्स हो जाते हैं पपीज को। हाँ, टिक्स हो जाते हैं। कई बार मेरे पास लेते हैं हमारा घर हाइजीन है और टिक्स फिर भी हो गया। कारण क्या है, उसका होस्ट है, वो खुद ही ढूंढ के आ जाएगा। अच्छा। ठीक है, आप ये घास में रहते हैं, हमने नेचर के साथ इतना छेड़छाड़ कर दिया, अब गौरैया दिखती नहीं है, स्नेल है नहीं, वाटर बॉडी जहाँ होते थे पहले स्नेल होते थे वो टिक्स को खा लेते थे, तो फिर कहीं ना कहीं हमें भुगतना तो पड़ेगा ही। पहले आप उसे रेगुलर एक बार कॉम्बिंग करेंगे, अगर कोई बड़ा टिक्स होगा वो निकल जाएगा। अगर वंस अ वीक में पाउडर का यूज कर लेंगे, टिक पाउडर वगैरह आता है वो डाल के आप करा लो, वो रहेगा। मंथ में एक बार आपको टिक का टॉपिकल सोल्यूशन डलवाना ही है। ओके। नेक पे वो पड़ता है, उससे वो पूरी बॉडी पे चला जाता है ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे। ओके। ऐसी जगह जहाँ पे वाइल्ड ग्रास वगैरह हुई है वहाँ पे आपके अपने डॉग को लेके नहीं जाना है। अच्छा। खास तौर पे हेरी ब्रीड्स को, उनके बाल डायरेक्ट टच होते हैं, वो वहीं पे रहते हैं घास वगैरह में, उससे वो चिपक जाते हैं। टिक्स क्या है, टिक्स खुद बीमारी नहीं करता, वो वेक्टर है। ओके। वो ब्लड सक करेगा, जैसे मच्छर एक वेक्टर है। हाँ हाँ हाँ। मॉस्किटो आपके यहाँ ब्लड सक करता है, फिर मलेरिया के पैरासाइट्स या आपके बॉडी में इंजेक्ट कर देगा। वैसे टिक्स भी होता है, वो वेक्टर है। वो ओरिजिनल पैरासाइट्स जो हो गए, प्रोटोजोन्स होते हैं, बबेसिया वगैरह, वो उसके आपके ब्लड में छोड़ेगा, डॉग में लाइफ साइकिल पूरी करेगा वो अपनी। फिर आपके डॉग्स के प्लेटलेट डाउन होंगे, उसको फिर वोमिटिंग साइन आएगा, सडन हाई फीवर आएगा, एंट्राइटिस आएगा, आप वेट के आ जाओगे, फिर आप परेशान रहोगे। इसलिए आपको हमेशा टिक्स को एलिमिनेट करना है। कॉम्बिंग, टिक्स के टॉपिकल सोल्यूशन डलवाना ही है। ये नहीं सोचना है कि मेरे डॉग्स को नहीं हुआ है। अगर आप इतना करेंगे तो फिर डेफिनेटली आपको अपना पपी से हेल्दी मिलेगा, बीमार पपी नहीं मिलेगा। ठीक है,
एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, बहुत से लोग क्या करते हैं, एक इंजेक्शन खुद से लगाते हैं जो कि गायों भैंसों के लिए भी यूज़ होता है। क्या वो ठीक है, वो सेफ नहीं, है डॉग्स के लिए, या डॉग्स के लिए बिल स्पेशल? बिल्कुल अनसेफ है। वो मैंने भी देखा है, कई लोग प्रैक्टिस करते हैं, खासतौर पे क्वैक प्रैक्टिस वेटनरी में ज़्यादा है। हाँ। तो आपको उसे अवॉइड करना है। आप ये देखो, एक गाय भैंस 400 किलो, हम्म। उससे ज़्यादा के उसकी कंसंट्रेशन के इंजेक्शन आप इस पे यूज कर रहे हो, वहाँ पे यूज करोगे, उसके बॉडी के लिए कितना टॉक्सिक हो गए। अधिकतर ये जो इंजेक्शन आते हैं वो ऑयल बेस्ड होते हैं, बॉडी में फैट में जगह जगह डिपॉजिट हो जाएंगे और ओके। फिर उसको पॉइजन सिम्टम्स शो करेंगे, एटेक्सिया दिखेगा, सडन हाइपोथर्मिया दिखेगा। तो आप उसको अवॉइड करो। जहाँ तक हो, जो पर्टिकुलर जिस बॉडी वेट के अकॉर्डिंग बना होगा वो वाली मेडिसिन यूज करेंगे अंडर वेट के सुपरविजन में, तो ठीक है। बेटर रहेगा। और जो खाने की मेडिसिन आती हैं इनकी, वो कितनी हाँ, कारगर हैं? बहुत अच्छी हैं। इसके बारे में मिथ है कि वो किडनी वगैरह के लिए नुकसान करती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सेफ़ है। कोई भी ऐसी ड्रग नहीं आएंगी, अधिकतर अच्छे मेडिसिन कंपनी बना रही हैं, हम्म। आप यूज कर सकते हो। उनके भी अलग अलग बॉडी वेट के अकॉर्डिंग डोज बनती है, वो भी लेकिन वेट के सुपरविजन मिले। कोई भी चीज़ यूज करने से पहले हर चीज़ एक बार एग्जामिनेशन करा लें, क्या इस एज में दे सकते हैं, प्रेग्नेंट बीच है तब देना है, नीड है या नहीं है। अगर प्रेग्नेंट डॉग है तब आपको यूज़ नहीं करना है, ओके। इसका ध्यान रखना ठीक है। है। प्रेगनेंसी के ऊपर ही आते हैं। क्या कुछ खास चीज़ें हैं जो फर्स्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी से लेके उन डिलीवरी तक ध्यान देनी चाहिए पेट ओनर को? अगर आप अपने, कई बार मेरे पास आए कि वो अपने डॉग्स को प्रेग्नेंट, एक उससे पपी चाहते हैं, जैसे हमारे यहाँ होता है, उनका रखना है। सबसे पहले तो आप उसको डाइट पे रखें ध्यान, थोड़ी सी डाइट नीट करा लें। बिफोर आप मीटिंग से आप उसको डिवर्मिंग और प्रॉपर वैक्सीनेशन ज़रूर करा लेंगे, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है। मीटिंग के टाइम पे देखें, एग्रेसिव डॉग के पास नहीं जाना है जहाँ पे उसे सडन इंजरी हो जाए। ज़्यादा उसको फर्स्ट मंथ तक तो कोई दिक्कत नहीं होती। डॉग्स में 62 डेज का गेस्टेशन पीरियड होता है, उसको हम 4 फेज़ में डिवाइड कर देते हैं। लेकिन आप मिड गेस्टेशन फेज से यानी 35 डेज से स्टार्ट करें। बाकी चीज़ों में ज़्यादा दौड़ाना नहीं, कुदाना नहीं, ये सब आप उसको करेंगे। फर्स्ट 30 दिन तक तो आप सेफ हो, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिफोर जब लास्ट डेट आने लगते हैं, लास्ट 7 डेज बनता है, तब आप उसको पहले बाथिंग करा लें, जेनेटल एरिया क्लीन करा लें। ये 7 डेज से पहले कर लें, बेटर रहेगा। अपने वेट के पास रेगुलर जाते रहें, जहाँ पे अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी है वहाँ पे आप उसको एग्जैक्ट डेट लगभग वो बता देते हैं। मेंटली प्रिपेयर रहते हैं, सी सेक्शन भी कई बार नीड होती है, इसका आपको ध्यान रखना है। थोड़े से मल्टीविटामिन वगैरह ऐड कराना है, बाकी कोई स्पेशल आपको प्रिकॉशन नहीं करना है। ठीक है। आपने बोला सी सेक्शन की भी नीड हो जाती है। हाँ। वो कौन से केसेस होते हैं जिनमें एक ऑनर को पहले प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि भाई हो सकता है कि हमें सी सेक्शन कराना पड़ जाए? हाँ, सी सेक्शन जनरली डिसाइड करते हैं 12 घंटे से ज़्यादा अगर वेल्पिंग हो जाए। डॉग्स में मल्टीपल वेल्पिंग टाइमिंग होता है, बच्चे डिफरेंट टाइम पे करके देते हैं, पार्चुरेशन पीरियड डिफरेंट होता है। अगर 12 घंटे से ज़्यादा आए, सबटेंस में बदबूदार आने लगे, या डॉग अनकंफर्टेबल होने लगे, टेम्परेचर सडन बहुत लो चला जाए या बहुत हाई जाने लगे, तब आपको सी सेक्शन पे मूव ऑन कर लेना चाहिए। वेट के सुपरविजन में जहाँ पे फैसिलिटी है प्रॉपर सर्जरी की, वहाँ पे आपको कराना है। नहीं तो कई बार क्या होता है, अंदर डिस्टोकिया से होता है, अंदर यूट्रस रप्चर हो जाती है, सडन ब्लीडिंग होने लगती है और डॉग्स की डेथ हो जाती है। तो वहाँ पे आपको सी सेक्शन का लेना है। टॉय ब्रीड स्पेशली देखा गया, उनमें इतनी फोर्स नहीं होती है कि वो फोर्स से बच्चे पैदा कर पाए। इनके बच्चे भी ज़्यादा होते हैं, 6 to 7 नंबर ऑफ लीटर मटेरियल होता है, तो वहाँ पे आप सी सेक्शन का फैसला कर सकते हैं। लेट्स बैक टू द टॉपिक। हम हाइजीन और स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं जानना चाहूँगा कि जैसे मौसम का बदलाव आता है तो बोला जाता है कि इनको स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं मौसम के बदलाव से। वो कौन सा मौसम है जिसमें इनको ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम हो सकती है? दूसरी चीज़, क्या गर्मी और सर्दी के जो इनका स्किन केयर है या जो हाइजीन केयर है उसमें कोई चेंज आता है? गर्मियों में अलग और सर्दियों में अलग? ये कुछ मेरे सवाल हैं आपसे। हाँ, हम एनसीआर में रहते हैं, यहाँ पे तो अलग अलग मौसम भी आते हैं, तो इसका ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा रेनी सीजन में जब होता है तब
आपको स्किन के प्रॉब्लम ज़्यादा दिखेंगे। ओके। खास तौर पे हेयरी ब्रीड्स में वहाँ मॉइस्चर ट्रैप होगा, मॉइस्चर ट्रैप होता है तो फिर वो बैक्टीरियल लोड को बढ़ाता है, वो स्किन को नुकसान करते हैं, फिर वहाँ पे फंगस आने लगता है। तो अधिकतर हमें मिक्स इन्फेक्शन मिलते हैं। तो आपको बरसात में खास तौर पे ध्यान रखना है। सर्दी का मौसम इनके स्किन के लिए सबसे अच्छा है, ओके। अधिकतर एक्जोटिक ब्रीड के लिए अच्छा है। सर्दियों में आपको ज़्यादातर प्रॉब्लम आएंगी, जो इनको हम कपड़े पहना देते हैं फिर कॉम्बिंग नहीं करते, तो बालों में ट्रैंगल्स हो जाते हैं, बाल गांठें लग जाती हैं, उसका आपको ध्यान रखना है। सर्दियों में वैक्स की थोड़ी प्रॉब्लम आती है कानों में, इसका आपको ध्यान रखना है। गर्मियों में इनको अधिकतर प्रॉब्लम आएगी पॉ रीजन में। कई बार ये होता है कि गर्म सरफेस पे चले जाते हैं, वहाँ पे उनके पास धीरे धीरे छाले पड़ जाते हैं। मेरे पास अधिकतर आते हैं, नाखून टूट जाते हैं, ओके। वहाँ पे फिर बैक्टीरिया आता है। डॉग्स के पास अपना हाथ तो है नहीं, वो अधिकतर मुंह से काम करते हैं, फिर वहाँ पे वो लिकिंग करेंगे, सलाइवा इकट्ठा हो जाएगा, फिर बैक्टीरियल लोड बढ़ जाता है, पोडोडर्मेटाइटिस के केस आते हैं। तो ये 3 अलग अलग मौसम में आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब हम आते हैं गर्मी और सर्दी में डिफरेंट। सर्दी से शुरू करें? हाँ, सर्दी चल भी रही है, बिल्कुल। ठीक है। सर्दियों में इनको रेगुलर बाथ नहीं कराना है, सिर्फ कॉम्बिंग से काम चल जाएगा, ईयर क्लीनिंग से चल जाएगा। सर्दियों का तो ये रहेगा, सर्दी तो एक हेल्दी सीजन भी है इनके लिए। आई का डिस्चार्ज ज़्यादा होता है सर्दियों में, तो आपको आई की हाइजीन रखनी है, आई का देखना है। अब आ गया गर्मियों में आपको फ्रिक्वेंटली बाथ ज़रूर कराना है। एक तो बॉडी का वो टेम्परेचर भी रेगुलेट करेगा, उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, आपको बात कराना है। सर्दियों में गर्मियों में आपको बालों का ध्यान रखना है, कहीं पे बाल बढ़ रहे हैं तो उन्हें कटवा दें, जहाँ एक्सपोज हो रहा है उस जगह को हटा दें, उससे उनको थोड़ा सा बॉडी का हीट रेगुलेट करने का मिलेगा, इसका ध्यान रखना है आपको। ठीक है। गर्मियों में टिक्स के ज़्यादा केस आते हैं, गर्मी और बरसात में दोनों जोड़ सकता हूँ, तब आपको टिक्स का मैनेजमेंट करना है, इसके ध्यान रखना है। टिक्स के लिए हम पहले ही बता चुके हैं क्या करना है, ये करना है। ठीक है। तो ये बात हुई स्किन की और स्किन प्रॉब्लम्स को लेके, और तो मैं चाहूँगा क्या कुछ घरेलू उपाय हैं, चाहे वो स्किन केयर हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, कुछ भी हो, जो घरेलू उपाय हम कर सकते हैं, या फिर हमें हर चीज़ के लिए सबसे पहले वेट को कनेक्ट करना चाहिए? नहीं, आप घरेलू उपाय काफ़ी चीज़ कर सकते हो। जैसे अगर आपके डॉग्स को प्रॉब्लम आ रही है, वोमिट की आ रही है, सडन या एसिडिटी हो रही है, तो आप वनीला आइसक्रीम तुरंत दे दें। ओके। वो अनटिल वो डायबिटिक डॉग ना हो, तो वहाँ पे वो बड़ा फ़ायदा करता है, वो आप दे सकते हो। फेंट हो गया, सिनकोप आ गया, ग्लूकॉन डी या चीनी का पानी उसके मुंह पे डाल सकते हो। सडन हाइपरथर्मिया आ गया, टेम्परेचर बढ़ गया बहुत तेज़ी से, 106 105, डॉग का जनरली नॉर्मल टेम्परेचर 100 से 102 तक होता है। सडन हाइपरथर्मिया आ गया, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, गीला टॉवल लपेट दो, आइस पैक लगा दो सर पे, ये आप कर सकते हो। ब्लीडिंग हो गई, नाक नेल ब्रोकन हो गया, वो भाग रहा है, नेल कहीं सोफे पे अटक के टूट गया, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, आप कॉटन को या ठंडे पानी से भिगो के उसको लपेट दो, ये आप यूज कर सकते हो। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा, जो लोग कुछ करते हैं जो नहीं करना चाहिए घरेलू उपाय में, या मिथ है वो सुन रखे हैं या अपने पे ह्यूमन पे करते हैं, तो वो सोचते हैं कि यहाँ पे भी कर। सबसे पहले ठंडियों में लोग रम पिला देते हैं या वाइन पिला देते हैं। क्या सच में? हाँ, ये देखा गया है डॉग्स को, पर अल्कोहल की पॉइजनिंग हमसे ज़्यादा जल्दी इनको होती है। एक तो उनका BMR ज़्यादा है, आपने मेरे पास कई बार केस है, वो रम पिला दे रहे हैं या कोई और अल्कोहलिक चीज़ पिला दे रहे हैं, वो आपको नहीं करना है, पहले ही मेरी तरफ से है कि उसे नहीं करना है। कैल्शियम के लिए अंडे के छिलके खिला दे रहे हैं, अच्छा, लेकिन आप ये नहीं जानते जो आपको कैल्शियम जो एग दिया जा रहा है उसके ऊपर वैक्स की कोटिंग होती है, कई बार केमिकल्स की कोटिंग होती है, जो ताकि एग की पेरिसेबल लाइफ बढ़ जाए, वो आपको यूज़ नहीं करना है। एक मिथ है कि नारियल का तेल और उसमें कपूर लगा देते हैं स्किन के लिए, वो कपूर हमें नहीं मिलता, वो कपूर जो हमारे पूर्वज यूज कर रहे थे वो अलग था। ये पेट्रोलियम कपूर है, आपने और उस पर डाल दिया, सडन उसके बॉडी से वहाँ पे छाले पड़ने की प्रॉब्लम आने लगती, वो यूज़ नहीं करना।
कई लोग दालचीनी का पाउडर लगाते हैं या विनेगर यूज करते हैं टिक्स के लिए। वो विनेगर आपको यूज नहीं करना है यहाँ पे। वो लार्ज एनिमल में जो विनेगर यूज करते थे वो होता था उनके टिक्स के लिए, और घरेलू विनेगर ये एस्टिक एसिड का फॉर्म है, एसिड से बनाया जा रहा है, केमिकल है। आपने डायरेक्ट उसको एक्सपोजर कर दिया वहाँ पे, स्किन की उस नेचुरल जो पीएच बैरियर था आपने हटा दिया, वो यूज़ नहीं करना। कान में लोग सरसों का तेल डाल देते हैं, वो आपको यूज नहीं करना है। ये कुछ चीज़ें जो नहीं करे तो बेटर है, इससे अच्छा आप करो ही मत। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, हमने पपी मैनेजमेंट की बात करी, हमने उनकी स्किन डिजीज़ की बात करी, स्किन केयर की बात करी। अब मैं आना चाहूँगा वो चीज़ पे जो कि एक ना डर होता है हर पेट पेरेंट का। कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन अगर आ जाए तो उसमें उसको कैसे बिहेव करना है, ये जो कि मेरे को लगता है ये नॉलेज उसको पहले से होनी चाहिए कि अगर ये तेरे को दिख गया तो मैं, अगर ये सिचुएशन दिख रही है तो इसमें ऐसे बिहेव करो। तो वो कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं इमरजेंसी सिचुएशंस, और उन्हें कैसे डील किया जा सकता है? इमरजेंसी सिचुएशन, इमरजेंसी सीवियर कौन कौन सी होती है? मेन जो मुझे अब तक की अपनी प्रैक्टिस में 9 ईयर में दिखी है, फर्स्ट है चोकिंग। ठीक है। कई बार मैंने तो पहले ही बताया बोन नहीं देना है, फिर भी इन छोटे बच्चों के टॉय वगैरह आ जाए, कई बार चोकिंग हो जाती है। अब आपके पास टाइम नहीं है वहाँ तक जाने के लिए, डॉग के जीभ नीले पड़ रहे हैं, आंखें चढ़ गई हैं, तुरंत आप कुछ ना करो, उसके मुंह में हाथ डालो, अगर वो पास में कहीं फंसा है खींच लो, या हल्का सा पेट पे प्रेस करो, बाहर की तरफ वोमिट आउट कर देगा, वो निकल आएगा। अगली इमरजेंसी प्रॉब्लम आ गई हीट स्ट्रोक की, जो कि हमारी तरफ टेम्परेचर चला जाता है, दिल्ली में 45+ चला जाता है कई बार। फर्स्ट है तुरंत उसे नहला दो ठंडे पानी से, पहला ये काम करना है। आइस पैक आप हमेशा अपने पास फ्रिज में रखें, सर पे पार रीजन पे आइस पैक लगा दें जहाँ से उसका टेम्परेचर डाउन हो। थर्ड आ गया कोल्ड स्ट्रोक, जो अभी प्रॉब्लम आती है। हाँ। उसमें अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो सिंपल कांच की बोतल में आप गर्म पानी करके उसके पेट के रीजन पे रखें। सारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन होते हैं रिब केज से लेके एब्डोमेन तक। आ गया कोल्ड स्ट्रोक, सबसे इंपॉर्टेंट एरिया हो गया आपका डॉग के नेक के रीजन से लेके एब्डोमेन तक। सब आपको यहाँ पे तुरंत गर्म करना है। अगर हॉट बैग हो उसमें पानी गर्म करके, या इलेक्ट्रिक हॉट बैग हो, तुरंत एब्डोमेन पे लगाएं, एक कंबल लपेट दें। पैरों को, अगर आप बाहर हैं और कोल्ड स्ट्रोक लग गया, अखबार लपेट दें उसके सारे पाँव में, ओके, जहाँ से उसका हीट निकल सके। कानों को ढक दें, चाहे तो कान में कॉटन डाल दें। ये वो एरिया है जहाँ से आपका हीट बाहर जाता है डॉग का, और उसे लपेट दें, तो आप कोल्ड स्ट्रोक से बचा सकते हैं। अगला इम्पॉर्टेंट है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग के लिए मैंने आपको बता दिया था कि इमरजेंसी में क्या करना है। पट्टी लपेट दें, कोई पानी से लपेट दें, पट्टी तो रुक जाएगी, नहीं तो आप टाइट करके टॉर्निकेट, यानी सिंपल जिस जगह चोट लगी है उसके ऊपर कपड़े से बांध दें, उसके नीचे बांध दें, आपको तुरंत ब्लीडिंग वहाँ रुक जाएगी। अगला आ जाता है डॉग को एक्सीडेंटल इंजरी हो जाए, ट्रॉमा, तो आप डायरेक्ट उसे उठाने मत लगिए। उस समय वो अनकॉन्शियसनेस में कई बार वो पकड़ लेते हैं, या आप अपना जैकेट उतारें या सिंपल कोई कपड़ा डाल लें, या आपको कहीं कोई डॉग्स मिल जाए जहाँ इंजरी, उसके चेहरे के पास ढक दें, फिर आप उसे उठाएंगे तो आपको भी इंजरी होने के चांस कम रहेगी। ये कुछ कॉमन हो गया इमरजेंसी जहाँ आपको यूज करना है। हाँ, कई बार वॉक में देखा गया है डॉग बाइट, मतलब आप अपने डॉग को ले जा रहे हैं तो दूसरा डॉग सडन अटैक कर दे रहा। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, आपको वहाँ रुक जाना है जब डॉग कोई दौड़ रहा है, भागना नहीं है। जितने भी बाहर के डॉग होते हैं वो चेसिंग करने वाले डॉग को पकड़ते हैं, आपको रुक जाना है। आपके पास कोई भी स्टिक वगैरह उसको दिखाना है, उतने से ही वो रुक जाते हैं। या प्रेडिक्ट करना है आपके हाथ में कुछ है, आप सामने आ जाओ। डॉग्स को आप अपने रोड की तरफ नहीं रखेंगे, रोड के अपोजिट साइड में रखेंगे, जैसे हम छोटे बच्चों को अपोजिट साइड में रखते हैं, तो आपको पकड़ना आसान रहेगा, एक्सीडेंटल इंजरी होने के चांस कम रहेंगे। एरिया के डॉग से दोस्ती कराना, मैं तो यही करता हूँ। मैं अपने डॉग्स को घुमाता हूँ तो 4-5 डॉग्स हैं, उनको कुछ बिस्किट खिला दो साथ में, वो उसके बॉडीगार्ड की तरह काम करने लगते हैं। वो भी बड़ा फ़ायदेमंद है, 2-3 दोस्त भी मिल जाएंगे, वो खेलता हुआ जाएगा। तो वो आप कर सकते हो, ये इमरजेंसी सिचुएशन में रहेगा।
अपने डॉग को भी एक दोस्त मिल गया। बिल्कुल ठीक है। इमरजेंसी सिचुएशंस में क्या करना चाहिए यह तो हमने जान लिया। इमरजेंसी के लिए एक फर्स्ट एड किट मुझे लगता है जैसे हम लोग अपने घर पे रखते हैं अपने लिए, तो ऐसे ही एक डॉग के लिए भी होनी चाहिए। तो उस इमरजेंसी किट में क्या क्या होना चाहिए उस डॉग के अकॉर्डिंग? सबसे पहले ब्लीडिंग रोकने के लिए फर्स्ट एड किट में आपके पास पट्टी, कॉटन, बीटाडीन सोल्यूशन होना चाहिए ताकि आप ठीक उस है। एरिया को क्लीन कर सकें। कुछ इमरजेंसी मेडिसिन जो डॉग्स को अलाउ हुए हैं ह्यूमन की, अपने वेट से पूछ के रख सकते हैं। अगर कैट है तो कैट को कुछ मेडिसिन अलाउ नहीं होती, डॉग से भी डिफरेंट होती है, वो रख सकते हैं। और वोमिट की प्रॉब्लम आती है तो आप सिंपल एंटी एसिड एक दो रख सकते हैं जो इनके लिए हार्मफुल ना हो। डॉक्टर से अपने पूछ के एडमिनिस्ट्रेशन करना भी आपको इम्पॉर्टेंट है, कैसे देना है। कई बार मैंने देखा ड्रग्स तो सही रहती हैं पर उनको वो मेडिसिन गलत तरीके से देते हैं। Okay. सीधे सर को उठा लेते हैं, वो एस्पायरेटरी निमोनिया के केस आते हैं, वो लंग्स में ड्रेंचिंग हो जाता है। इससे बचाना, एक दो बार अपने वेट से सीख लेंगे, अधिकतर बता भी देते हैं कैसे करना है, वो आप अपना रखें। मैं एक छोटा चाहूँगा सा कि आप शेयर करके जाएं कि कैसे देनी चाहिए दवाई। सबसे पहले आप अगर अपने डॉग का माउथ रीजन देखेंगे तो उनके कैनाइन टीथ और प्रीमोलर्स टीथ के बीच गैप होता है। आपको हमेशा मेडिसिन साइड से देना है। ओके ठीक है, उससे क्या रहेगा, आपका वो सीधे अगर आपने गर्दन उठाया तो वो ट्रैकियल फेसेस में नहीं जाएगा और आपको निमोनिया के चांस नहीं आएंगे। कोई भी अगर आपने मेडिसिन दिया, कई बार डॉग कैट को आप पैरासीटामोल जैसे पॉइजन करता है। Okay. अधिकतर ह्यूमन मेडिसिन बिना डॉक्टर के पूछे आप नहीं दोगे। ठीक है। उस पर देख के लिख पढ़ना है कि देना है कि नहीं देना है। एक हमारे यहाँ भ्रम है कि बच्चों की हर मेडिसिन आप डॉग को दे सकते हो। हाँ, ये मैंने बहुत बार देखा ये है। आपको नहीं करना है कि आपकी कोई चीज़ सिम्टम्स रही, आपने उसको वहाँ पे दे दिया है, वो नहीं करना है। कोई भी ऐसा सोल्यूशन नहीं डालेंगे उन पे जो चीज़ उसके आँखों में यूज नहीं कर सकते। ये एक थंब रूल बना रखा गया है कि अगर जो चीज़ आपके आँख में नहीं जा सकती वो टिश्यू को इंजरी करेगी, तो आप ऐसा कोई सोल्यूशन उस जगह क्लीनिंग में यूज़ नहीं करोगे जो आप अपनी आँखों को साफ़ करने के लिए यूज कर सकते हो। जैसे वाटर आप आँखों को यूज कर सकते हो तो वो वहाँ भी, पर आप डेटॉल का यूज़ नहीं कर सकते, तो आपको उनमें डेटॉल या फिनाइल का यूज़ नहीं करना। मेरे पास कई केस आए जो फिनाइल यूज कर लेते हैं, मैगट सूंड वगैरह हो गया तो फिनाइल, तो आपको वो यूज़ नहीं करना है। अच्छा, मतलब अगर कोई वाउंड है तो उस पर डेटॉल यूज़ नहीं करना? हाँ, एक ये मैंने बताया ना, एक थंब रूल है, जो चीज़ आप अपनी आँख में नहीं डाल सकते वो आप अपने वहाँ टिश्यू पार्ट्स पे नहीं डालना है या डॉग के टिश्यू पार्ट्स पे नहीं डालना है। आपने वाटर को आराम से यूज कर सकते हो तो आप वाटर का यूज करो। डाइल्यूएंट सेवलॉन यूज कर सकते हो तो यूज करो डॉक्टर्स के परमिशन से। डायरेक्ट आपने डिटॉल डाला, टिश्यू इंजरी हो गई, बाद में वो नेक्रोसिस के फॉर्म में हो जाएंगे, तो आपको जो छोटा उंड रहा वो फिर लंबा चौड़ा हो जाएगा और उसको क्योर करना फिर दिक्कत करेगा। ठीक है, हमने बात की इमरजेंसी की, हमने बात की उनके स्किन केयर की, ओरल केयर की, हेल्थ केयर की। हेल्थ केयर के साथ ही ना मैं जोड़ना चाहूँगा इस चीज़ को कि एक्सरसाइज कैसी होनी चाहिए एक डॉग के लिए। बहुत से लोग जस्ट एक वॉक करा देते हैं और बस बहुत हो जाता है, और बहुत से लोग उनको एक हाई इंटेंस एक्सरसाइज रूटीन में डालते हैं। तो कैसे ब्रीड के लिए किस तरह का रूटीन होना चाहिए या कितना ड्यूरेशन होना चाहिए, उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताइए। मैं ये कहना चाहूँगा, एक हेल्दी ऑनर ही एक हेल्दी पेट्स रख सकता है। अगर आप खुद वॉक नहीं करते तो आप अपने डॉग से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो वॉक करेगा। हमारे साथ कई बार दिक्कत क्या होती है, हमने कई लोगों को देखा है वो कहते हैं हम वॉक तो करा रहे हैं। मैंने कहा कितनी देर करा रहे हो, कहते हैं आधे घंटे कराते हैं। अगर आप उनकी वॉकिंग स्टाइल देखेंगे तो वो डॉग को लेके चल दिए, थोड़ी देर अपना मोबाइल देखते रहते हैं, थोड़ी देर रुके रहेंगे, 15 मिनट एक जगह स्टे रहेंगे। जब भी आपको वॉक कराना है, पहली बात तो आप उसके साथ क्वालिटी टाइम दो। चलने लगे तो फिर चलते रहो, घूमो, थोड़ा बहुत टहलाओ, उससे के साथ प्ले करो। एक तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, आपकी मेंटल हेल्थ भी रहेगी और डॉग के लिए भी रहेगा, उसे प्रॉपर एक्सरसाइज का टाइम मिलेगा। अब आ गया ब्रीड। जितनी टॉय ब्रीड्स होती हैं, टॉय ब्रीड्स मतलब सिडजू हो गई, पग हो गए, इनको थोड़ी कम एक्सरसाइज या घर में इनको इनफ स्टेप मिल जाते हैं चलने के लिए, ये बच्चों के साथ खेलते हुए इनका पर्याप्त एक्सरसाइज हो जाता है। जितनी भी बड़ी ब्रीड हो गई, पिटबुल, रॉटविलर, बीगल में एक मिथ है कि ये टॉय है, नहीं, बीगल टॉय नहीं है, ये हाउंड की आता है, शिकारी डॉग्स है। इनको लैब्राडोर, इनको प्रॉपर चाहिए एक्सरसाइज, प्रॉपर इनको प्लेइंग चाहिए। बड़े मैदान में नहीं दौड़ाना है आपको, साथ में इनको दौड़ाना है,
इससे इनका एग्रेशन भी कम होगा, इनकी हेल्थ भी सही रहेगी, इनके पाँव वगैरह, इनके पैरों की प्रॉब्लम, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, ये सब ख़त्म रहेगा, प्रॉपर मसल्स मजबूत रहेंगे। तो इनको ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत है। जितने टॉय ब्रीड है इनको घर में इनफ मिल जाता है, इनको पर्याप्त एक्सरसाइज मिल जाता है। एरिया, टॉय ब्रीड्स को आपको रफ एरिया में नहीं ले जाना है, जहाँ पे कंक्रीट्स वगैरह, उनके पाँव मुलायम होते हैं, तो आपको कोशिश करना है इनको पक्की ज़मीन पे लेके चलें, ताकि डायरेक्ट कोई चीज़ इनको हार्म ना करे। बड़ी ब्रीड जा सकती हैं, उनके पाँव नीचे से काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, उनका जो पाँव का होता है एक नेचुरल शू टाइप का होता है, तो उससे आपको बड़ी ब्रीड्स को आप रफ एरिया में या वाइल्ड एरिया में ले जा सकते हो, वहाँ पे आप एक्सरसाइज करा सकते हो। इसका आपको ध्यान रखना है। पिटबुल, लेब्राडोर या मिलिट्री डॉग्स जो यूज होते हैं, डाबरमैन, जर्मन शेफर्ड हो गया, इनको आप अदर एक्सरसाइज भी करा सकते हो। ठीक है। स्निफिंग कराना हो गया, कुछ सर्च कराने के लिए सिखाना हो गया, केनाइन प्रैक्टिस जिसे आजकल कहते हैं, वो सिखा सकते हो। रबड़ पे चलना, उससे उनकी एनर्जी, और वो इसके लिए बने भी हैं, इंटेलिजेंट हैं, वो जल्दी वो सीखेंगे, आप वो उनसे करा सकते हो। टॉय ब्रीड से अभी उम्मीद नहीं कर सकते, उनके लिए आप दूसरी चीज़ें एक्टिविटी आप करा सकते हो, घर में हाइड होना, ये सब, जहाँ से उनकी एक्सरसाइज बने। आपको बेसिक हेल्दी रखने के लिए एक्सरसाइज, हेल्दी फूड ये करना है। बिल्कुल। तो दोनों का बस एरिया और कहाँ तक कराना है ये जरूर जाने। ओवर एक्सरसाइज कभी नहीं कराना है, टाइम देख के कराना है। पता चला ठंड में आप कराने सुबह सुबह निकल गए हो, जब ओस गिर रही है, वहाँ पे आपको घास में नहीं ले जाना, हाइपोथर्मिया के शिकार हो जाएंगे। या फिर हीट वेव चल रही है 2 बजे, तब आप लेके चल दिए, हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाएगा, वो लू लग जाएगा, वो आपको देखना है। ऐसी जगह नहीं करना जहाँ पे पॉइजनस कुछ वाटर बॉडी वगैरह हो, वहाँ पे आपको नहीं कराना। एक्सरसाइज करते समय उनको सडन प्यास लगता है, वो उसको पी सकते हैं, इसलिए अब बेटर होगा वाटर की बोतल और एक बॉल रखें, ये आप ध्यान रखेंगे बेटर रहेगा। ये बात की आपने डॉग्स को लेके, क्या स्पेशल कैट्स के लिए भी कोई स्पेशल एक्सरसाइजेज या कुछ रूटीन है? कैट्स के लिए तो एक ही कहावत है कि कैट्स खुद में रानी है और वो मालिक नहीं नौकर चुनती हैं। मेरे दोस्तों के पास कैट है और वो अलग अलग एक्सरसाइज खुद ही ढूंढ लेते हैं, कराते रहते हैं। कैट जनरली ओबेज नहीं होते अंटिल उनको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम ना हो, वो खुद से एक्सरसाइज काफ़ी कर लेते हैं। कैट स्पेशली नॉकटर्नल है, रात को वो काफ़ी घर के अंदर कूदेगी। आपको देखना है, कैट्स को पंजे स्क्रॉल करना पसंद है, तो आप कुछ वुडन की चीज़, कुछ स्टेप बनाएं जहाँ से वो कूदे। कैट्स को छोटे एरिया से निकल के घूमना पसंद है, कुछ ऐसे स्टेप बनाए तो उससे उनको इनफ एक्सरसाइज मिल जाती है। इसलिए कैट को स्पेशली आप एक्सरसाइज नहीं करा सकते या उनको सिखा स्पेशली चीज़ें नहीं सकते जितना कंपेयर टू डॉग, क्योंकि डॉग हमारे से 10,000 साल से जुड़ा हुआ है। हाँ। ओबीडिएंट हमारे ह्यूमन से, जब हम लोग आदिकाल से थे तब से वो जुड़ा है, वो देख रहा है, हंटिंग कर रहा है, साथ में गांव में रहा है, सिटी डेवलप हुई उसके साथ रहा है, तो वो काफ़ी हद तक ह्यूमन के साथ बदलता रहा। कैट शुरू से वाइल्ड रही हैं, तो आप उससे उतनी उम्मीद नहीं कर सकते जितनी कर रहे हैं। आजकल कुछ टीवी पे दिखाते भी हैं कि कैट वो उनका थोड़ा अलग से है, वो वेट का सेशन नहीं है, वो अपना सिखा सकते हो आप, पर्सनल कुछ सिखा सकते। ठीक है, हमने एक्सरसाइजेस की बात तो अब कर ली, लेकिन एक बहुत बड़ा जो गेम है ना, गेम चेंजिंग मैं कहूँगा कि ये टॉपिक है शायद अब तक के पूरे पॉडकास्ट का, पू एंड पी मैनेजमेंट, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर पेट ऑनर के लिए, हर पेट पेरेंट के लिए। हाँ आकाश, मैं तो एक्साइटेड था कब ये क्वेश्चन पूछोगे। चलिए मैं बताना चाह रहा हूँ, काफ़ी देर से मैं सोच भी रहा था ये आएगा कब क्योंकि अधिकतर मेरे जितने पेट पेरेंट्स आते हैं मुझसे यही क्वेश्चन पूछते हैं, उन्हें पू एंड पी मैनेजमेंट कराना होता है। क्योंकि हमारे तो ह्यूमन का हो गया, हमको पता है टॉयलेट सेंस क्या है, हमें टॉयलेट कब जाना है, कैसे करना है, इनको आपको सिखाना पड़ेगा। सिखाना जैसे आप एक छोटे बच्चे को सिखाते हो वैसे आपको डॉग को सिखाना है। पहली बात तो जो इनका पी है वो आपको टेरिटरी मार्किंग करते हैं ज़्यादातर, स्पेशली मेल डॉग्स कंपेयर टू फीमेल डॉग उतनी टेरिटरी मार्किंग नहीं करती जितनी मेल डॉग करते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना है। डॉग्स को अगर पपी से आपको पू मैनेजमेंट कराना, आप एक न्यूज़पेपर लगा दें जहाँ पे आपको कराना है उस एरिया में। शुरू में पपी में ये 4 to 5 टाइम्स पू करते हैं, तो खाना खाने के थोड़ी देर में ये पू करने जाएंगे, तो आपको खाना खिलाना है, उसके थोड़ी देर पे आपको वहाँ रख देना है।
जहाँ पे आपको अखबार पे करना है। इससे एक तो इनको डायरेक्ट ही आ जाएगा, इस सरफेस पे नहीं करना है, ठीक है। उनको एक सरफेस मार्किंग हो जाएगी। या फिर आप बालकनी में थोड़ी सी रेत रख दें तो वो उसे अपने पैरों से हल्का सा खोदेंगे, हटाएंगे, वहाँ पे पू करेंगे। फिर आप उस चीज़ को घर के बाहर थोड़ी देर रखेंगे, जब डॉग आपका बड़ा होने लगेगा फिर वो धीरे धीरे कि मेरी पू वहाँ पे पड़ी है, वो धीरे धीरे वहाँ पे करना शुरू। फिर शुरू में वो सिर्फ वहाँ पे थोड़ा सा यूरिन करेगा, भाग आएगा, कि उसे अदर डॉग की सेंट्स आएगी, स्मेल आएगी, डरेगा। थोड़े दिनों बाद उसे लगेगा कि नहीं मुझे कोई यहाँ से खतरा नहीं है, फिर वो वहाँ पे धीरे धीरे पू अपना पास करने लगेंगे। फिर वो अपना एरिया बना लेते हैं। नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी कब कराना है, हम तो अपना याद रखते हैं मॉर्निंग में उठना है, आपको ये सब करना है, रेगुलर वर्क। कई बार हम डॉग को 2-2 बजे लेके जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ओवरनाइट आपका डॉग रुका हुआ है, सोया हुआ है, खाया हुआ है, उसका ब्लैडर भरा हुआ है, उसका कोलन फील्ड है, उसको प्रॉपर पू करना है। तो आप मॉर्निंग में आपको हर हाल में, अगर रात को आप खाना दे रहे हो 8 घंटे या 10 घंटे के बाद आपको लेके ही जाना है, ताकि उसका ब्लैडर खाली हो, उसे रिलैक्स मिले, उसको अपना कोलन खाली मिले, वो प्रॉपर पू करे। इसका आपको ध्यान रखना है। कलर का भी ध्यान रखेंगे, ये एग्जामिनेशन का रहता है, आपको कलर ज़रूर देखने हैं। ओके। डॉग्स का एक कलर का चार्ट आता है, अगर हमारे क्लिनिक के वेबसाइट पे जाएंगे, क्लिनिक के इंस्टाग्राम पे देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो जनरली डॉग्स का होता है, जैसे ह्यूमन में 4 और 5 स्टेज नॉर्मल माने जाते हैं, ऐसे डॉग्स में 3 to 4 स्टेज होती है। फॉर्म्स होना चाहिए, 1 टाइम में निकल जाना चाहिए, सिलेंड्रिकल शेप होने चाहिए ज़्यादातर पू के, वो बेटर रहेगा। ब्लैक या येलोइस ब्लैक या येलोइस ब्राउन, ये कलर डॉग के पू का नॉर्मल है। ओके। अगर इसके बियॉन्ड ग्रीन की तरफ जा रहा है तो उसको डायरिया की तरफ जा रहा है। बहुत ज़्यादा स्केटी वाटरी स्टूल है तो क्लियर कट डायरिया है। उसमें ब्लड ड्रॉप आ रहे हैं तो हो सकता है उसको वॉर्म्स की चाहिए। कंप्लीट ब्लडी दिख रहा है तो उसको कोई पॉइजन के साइन है, इसका आपको ध्यान देना है। चॉकलेटी कलर का है या टारी कलर का है, स्टिकनेस दिख रही है आपको, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है। किडनी का ये बहुत बड़ा साइन है, सिर्फ आप वो देख के बता सकते हो कि चॉकलेटी कलर का है, आपको ये देखना है। ऐसे ही पी का है, क्या डॉग एक बार में पी कर ले रहा है या फिर टाइम ले लेके कर रहा है। एक होता है एक्साइटेड में वो करना, थोड़ा सा करेगा थोड़ा सा करेगा, वो तो हो गया अपना टेरिटरी और खेलना, प्लेफुल हो गया। डॉग्स पी करना चाह रहा है, घंटों खड़ा है, थोड़ा सा करता है, नहीं कर पा रहा है, फिर कर रहा है, नहीं कर पा रहा है। ख़ासतौर पे जो ओल्ड एज डॉग होते हैं या मिड एज डॉग होते हैं, उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम मेल में आती है या उनके अंदर सिस्टोलिटी यानी स्टोन की प्रॉब्लम आने लगती है। अगर ये दिख रहा है आपको वेट के पास जाना है। आजकल एक्सरे अल्ट्रासाउंड है अधिकतर क्लिनिक्स में, वहाँ पे आपको करा के चेक करा लेना है। इसका आपको ध्यान रखना है। तो मेरे ख्याल से पू एंड पी भी बहुत बीमारी बता देती है। इसका तो आपको मैनेजमेंट से ज़्यादा तो बीमारी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कैसे मैनेज करना है ये मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है, इसी तरह करना है। अगला आ गया जो पेट पेरेंट्स शिकायत करते हैं जिनके पास मेल डॉग है कि उनके घर के फर्नीचर्स पे कर देते हैं, पावर रीजन पे कर देते हैं, डॉग स्मेल करके टेरिटरी बनाते हैं। ओके। अगर आपको ये शिकायत आ रही है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल कोई तेज परफ्यूम आपको उस जगह जहाँ जहाँ उसकी पैर की पहुँच है वहाँ उस अपने बेड के पाए पे या फिर स्टूल के पास मार देंगे। उसकी स्मेल सूंघ के फिर वो वहाँ दोबारा नहीं करेगा। ओके। सुसु करते तुरंत उस जगह को क्लीन कर देना है, वहाँ पे मार देना है, फिर वो उस जगह दोबारा नहीं करेगा, कोई नई जगह करेगा। और डांटना है, बचपन में डांटना है, तो उससे लगेगा मैं ये करता हूँ, इससे नाराज़ होते हैं। डॉग्स तो इंटेलिजेंट होते हैं, वो जनरली समझ जाते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, इससे डांट पड़ रही है, फिर वो आपको लाइफ लॉन्ग उस जगह नहीं करेगा। इसका ध्यान रखना है। एक्सेस पॉइंट हो जहाँ वो बीच में यूरिन करना चाहे तो रहे। अगर वो आपने टॉयलेट की आदत डाली है तो टॉयलेट का दरवाज़ा इतना खुला हो कि वो खुद चला जाए। बालकनी के पास करा रहे तो वो खुद चला जाए, एक्सेस पॉइंट हो। तो आपको ये घर के अंदर की ये सिनेरियो जनरेट नहीं होगा कि वो जगह जगह कर देगा। इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत सारी नॉलेज दी है आपने आज थैंक यू हमें। आकाश। जाते जाते हम चाहेंगे कि हम एक ना रैपिड फायर राउंड करें जिसमें हम जानेंगे आपसे कि कुछ बातें जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो मिथ हैं या फैक्ट्स हैं। सबसे पहला जो मिथ देखने को मिलता है वो ये है कि डॉग्स सिर्फ खुशी में पूंछ हिलाते हैं। क्या ये मिथ है या फैक्ट है? मिथ है। मिथ है, ओके। सूखी नाक का मतलब कुत्ता बीमार है।
काफ़ी हद तक तो ये सच भी है, फैक्ट है। ओके। डॉग की अगर सूखी नाक होगी तो हो सकता है जनरली हाई टेम्परेचर पे उनकी सूखी नाक हो जाती है। कई बार नाक के अंदर फंगस का इन्फेक्शन होता है, तब आपको दिखता है सूखी नाक, वो भी हो सकती है। तो ये काफ़ी हद तक मैं इसे फैक्ट में डालूंगा। ठीक है। लहसुन फ्लीज को भगाता है, ये मिथ है। ये मिथ है। ओके। कुत्ते के बाल ट्रिम करने से उसकी स्किन हेल्थ पर फर्क पड़ता है। ये फैक्ट है। ओके। 1 साल का कुत्ता इंसानी उम्र में 7 साल के बराबर होता है। फैक्ट है। ट्रू। कुत्ते को दिन में सिर्फ एक बार खाना खिलाना चाहिए। ये मिथ है। डिपेंड अपॉन आपके डॉग की एक्सरसाइज। अगर आपका डॉग कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, सिर्फ घर पे स्मॉल ब्रीड है, बीएमआर कम है, तब तो आप एक टाइम खाना लाइट मील, एक लाइट मील और एक हैवी मील आप दे सकते हो। बट बड़ा डॉग है, एक्सरसाइज कर रहा है, बड़े एरिया में रह रहा है, तो आपको 2 बार खाना देना ही पड़ेगा। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे ना, कि एक बार हुआ क्या कि मैं कहीं जा रहा था और एक डॉग का एक्सीडेंट हो गया मेरे सामने ही। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया क्या किया जाए। वो रात का समय था, कहाँ लेके जाया जाए, कहाँ नहीं लेके जाया जाए। जब मैं अपना डॉग आपके पास लेके आया तब मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी वहाँ पे, कि मेरे सामने 2 से 3 लोग आए जो स्ट्रीट डॉग्स को लेके आए और आपने उनसे कोई चार्ज नहीं किया। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो क्या हमारे आसपास यहाँ पे भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं? क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शंस लिए गए हैं इन सब चीज़ों के ऊपर, कि इमरजेंसी सिचुएशन में क्या कुछ किया जा सकता है उन सब के साथ? हाँ आकाश, देखिए अभी हेल्थ केयर तो हमारा ह्यूमन का ही बहुत पिछड़ा हुआ है, तो वेट में तो काफ़ी कुछ पिछड़ा हुआ है। बट जो पहले मैं ये करता हूँ, मुझे डॉग लगते हैं। उनमें ये नहीं है कि कोई पेट का डॉग है, कोई इसका डॉग है। कोई अफोर्ड कर लेता है तो ठीक है, नहीं कर पा रहा है तो भी कर देना चाहिए। उनका हेल्थ, अधिकतर वेट भी इसी सिनेरियो पे चलते हैं कि अगर उनका आता है प्राइमरी ट्रीटमेंट हो जाती है, इनकी रेजिस्टेंस इम्यूनिटी अच्छी होती है, तो आप तो नियर अबाउट किसी भी वेट के पास जाओ, जो भी पास में हो। आप ये मत देखो कि वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, प्राइमरी ट्रीटमेंट से ही कई बार इनकी जान बच जाती है, उसका करें। कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना रखे हैं, बस उनके यहाँ मेडिसिन की फैसिलिटी नहीं है, तो आप कोशिश करें कि आप मेडिसिन खरीद के उनको दे दें। उस डॉग को भी लग जाएगा, आगे भी होगा। कुछ एनजीओ आजकल चला रहे हैं, मेरे तो कुछ पहचान के बहुत नामी गिरामी लोग हैं, बेचारे वो कैसे अरेंज करते हैं पैसे ये तो नहीं मुझे पता, पर वो सर्जरी करा रहे हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी करा रहे हैं, जो कॉस्टली सर्जरी होती हैं। तो आप उनको आप गूगल पे सर्च करेंगे, देख लेंगे। कुछ गवर्नमेंट ने 1-2 बनाए हैं एनजीओ जो 24 घंटे रन कर रहे हैं, ख़ास तौर पे दिल्ली में तो कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे ले जा सकते हो। अगर आप डॉग लवर हैं तो 1-2 के नंबर ज़रूर रखें पास में, और खुद से इनिशिएट लें करने का। आपको लोग मिलने लगेंगे, आपको जुड़ने लगेंगे, ये तो आपको होगा, लेकिन इसके लिए तो अभी गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, जहाँ पे इनके लिए एनिमल्स को भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। मेडिकल की फैसिलिटी अभी कम है, पर मुझे लगता है जिस हिसाब से बदल रहा है सिचुएशन, 4 to 5 ईयर में हमको गुड से न्यूज़ मिलेगी, होगा ये सब, और वो दिन मुझे भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल 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 देखूंगा, हमारे पे भी बर्डन कम रहेगा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आज के पॉडकास्ट में। थैंक यू आकाश। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आपने ना मोस्टली हर चीज़ कवर कर दी, कि अगर मैं एक पपी को लेके आ रहा हूँ तो उसको लेके आना क्यों ज़रूरी है मेरे लिए, किस तरह का, कौन सा पपी, कौन सा पेट लेके आना चाहिए मुझे से लेके, उसकी हर बीमारी, हर इमरजेंसी सिचुएशन को आपने बताया। हर चीज़ के ऊपर आपने यहाँ पे अपनी बात रखी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और हमारे व्यूअर को भी बहुत अच्छा लगा होगा। उनको बहुत कुछ जानने के लिए मिला होगा अगर वो एक नया पेट लेके आ रहे हैं तो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू आकाश, मुझे भी अच्छा लगा। थैंक यू।